हेलो जी। मैं आपको अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा। कंटेंट के साथ ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे होनी चाहिए इस चैप्टर में। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपको पता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी तरह का हो सकता है, हम इस चैप्टर में हम बात करेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की और फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है जहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल एक जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एवरीवेयर। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके ऊपर, चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी वो सेम होगी। ठीक है, उस चार्ज पार्टिकल पे। सो उस रीजन में कहीं पे भी चार्ज पार्टिकल उसको प्लेस कर देंगे तो फोर्स उस पे सेम लगेगी। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होगा, वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती जाएगी। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे इसको, इसका सेटअप क्या है। आपके पास टू मेटल प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, और अगर ऊपर वाली को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और नीचे वाले को ग्राउंड कर देते हैं, अब इन प्लेट्स के बीच में जो फील्ड बनेगा वो यूनिफॉर्म फील्ड बनेगा। और आप से अगर मैं पूछूं कि फील्ड लाइंस काम यहाँ पे किस तरह की होंगी, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फील्ड लाइंस जो हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है। और उनको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ है। ऊपर वाला आपको पता है कि जी हाई है, नीचे लो है। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरह होंगी। एडजस्ट के ऊपर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इफेक्ट आएगा इसका थोड़ा सा, लेकिन हम बिटवीन बात कर रहे हैं दिस प्लेट्स, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड ही होगा। दिस मीन्स कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को, बच्चों, लेट से आपके पास ये चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव क्यू, इसको अगर आप यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, एवरीवेयर इस पे फोर्स सेम लगेगी। ठीक है। और फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस केस में किस चीज पे डिपेंड करेगी, वो इस पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, और साथ में इन प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, विच डिस्टेंस बच्चों, दिस डिस्टेंस, इस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस टी। ये सबसे पहली इक्वेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर देंगे तो ई इंक्रीज होगा, डिक्रीज कर देंगे डिक्रीज होगा, और डी के साथ जो है इसका इनवर्स रिलेशन है। मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूं कि मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इसको फर्दर डिटेल में देखना चाह रहे हैं ना, तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें उसी वीडियो के अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ कि जी अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता है कि ई वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है बच्चों, प्लेट्स के अंदर जो है वो डी आपने सेम रखा हुआ है और वी को आप इंक्रीज करते जा रहे हो, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। और इसका ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट विल बी 1/d। आप कंपेयर कर सकते हैं इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, दैट इज y एंड दिस इज x, सो 1/d इज ग्रेडियंट। अब आप खुद सोचें कि अगर 1d के साथ इसका ग्राफ बनाना होगा तो वो कैसा होगा। शाबाश, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, इनवर्स रिलेशनशिप है। सो इसका ग्राफ जो है वो ऐसा होगा। ठीक है। और 1/d का आप फिर खुद बनाएं कि 1/d वर्सेस ई करना है तो फिर क्या होगा। अच्छा जी, एवरीवेयर इस चार्ज पे फोर्स सेम लगेगी। फोर्स सेम होने का मतलब, फोर्स मैंने कैसे कह दिया फोर्स सेम लगेगी, आपको पता है फोर्स होता है ई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, विच इज इक्वल टू एफ बाई क्यू।
सो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, जिसका चार्ज क्यू है, दैट विल बी ई इंटू क्यू, और ई एवरीवेयर सेम है बच्चों, दैट्स वाई फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल विल बी द सेम एवरीवेयर। अगर फोर्स सेम है तो हम कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए, दैट मीन कि एक्सेलरेशन जो है वो ये सेम होगा। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से रेस्ट से इस चार्ज पार्टिकल को रिलीज करते हैं ना बच्चों, तो ये नीचे की तरफ जाएगा और इसकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी। जब भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगती है। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, तो इस पे फोर्स किधर लगेगी, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक हो गया। सो फोर्स सेम होगी, इस पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, दैट्स वाई जो है वो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि इधर से रेस्ट से मैंने रिलीज किया है इस जगह से, और इधर इसकी वेलोसिटी क्या है। तो फिर आप देखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी कंजर्वेटिव फील्ड है, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती। तो फिर आप देखें कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, लेट्स से हम बात कर लेते हैं इस पे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्यू, और इसको आपने रेस्ट से रिलीज किया है, और वो कहता है कि जी यहाँ पे पहुंचने से पहले इसकी स्पीड निकालें, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप बनेगा, ये चैप्टर जो है ना ये समरी ऑफ द होल कंटेंट है बेसिकली। सो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ रेस्ट से रिलीज किया है, और यहाँ पे इसकी स्पीड v है। सो द गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल टाइम क्यू। तो इस तरीके से आप स्पीड निकाल सकेंगे किसी पे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि फॉर एग्जांपल बच्चों ऊपर वाली प्लेट को 15 वोल्ट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पे पॉजिटिव 12 वोल्ट है। सो इस फॉर्मूले में यहाँ पे जो चीज लगेगी वो पोटेंशियल डिफरेंस लगता है, 15 माइनस 12 दैट इज 3 वोल्ट, इस जगह लगेगी। दिस वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ऊपर वाला 15 है, नीचे वाला -12 है, तो फिर जो डिफरेंस बनेगा ना वो 27 बनेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है। अच्छा बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यू, और इसको इसको जो है आप हॉरिजॉन्टली लॉन्च करते हैं इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी भी नॉट है। अब आपको पता है कि इसके साथ क्या होगा, फोर्स जो है इस चार्ज पार्टिकल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और फोर्स कांस्टेंट होगी। कितनी कांस्टेंट होगी, उसका क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज ई क्यू, और ई इज इक्वल टू वी बाई डी टाइम क्यू, ये फोर्स का फॉर्मूला होगा। अगर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दैट मीन कि इस चार्ज पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट है, तो मुझे अगर इधर भी निकालना है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी नॉट ही होगा। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो इंक्रीज होता जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट में कुछ नहीं है, आप देखिए यहाँ पे थोड़ी देर बाद इसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा हो गया है, फिर इसका ओरिजेंटल कंपोनेंट बच्चों वी नॉट, और वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज होता जाएगा। तो इसकी जो पाथ बनेगा ना बच्चों वो कुछ इस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, पैराबोलिक पाथ बनेगा। अब आप थोड़ा सा नॉलेज अपना अगर प्रीवियस के साथ रिलेट कर लें विद प्रोजेक्टाइल मोशन दैट यू हैव डन इन योर एस फिजिक्स, कि जी उसमें अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 1 सेकंड बाद निकालना पड़े, 2 सेकंड बाद निकालना पड़े, कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस जगह पे 0 है। ठीक है, सो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्टार्ट में 0। अब आप बच्चों किसी भी जगह वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है वी वाई,
इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन आप कहाँ से निकालोगे, ये फोर्स का फॉर्मूला है बच्चों। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स बाय द मास, सो dm, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। सो एक्सेलरेशन टाइम t। जैसे ग्रेविटी के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा होता तो एक्सेलरेशन 9.81 लेते थे। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसी भी टाइम पे निकालने का ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसका चेंज नहीं हो रहा होगा। अगर आपसे कहेगा टोटल वेलोसिटी किसी जगह पे निकालनी है, तो टोटल वेलोसिटी के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को वेक्टर सम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस पे डिफरेंट सिचुएशंस, अब आप वो अगर कहता है जी चार्ज पार्टिकल को चार्ज में इंक्रीज करता हूँ, फिर एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, यहाँ से खुद नजर आ रहा है, आप खुद समझदार हो कि एक्सेलरेशन विल इंक्रीज। एक्सेलरेशन इंक्रीज होने से आप देखें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पहले अगर 1 सेकंड पे देख रहे थे, तो अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 1 सेकंड पे पहले से ज्यादा होगी, ठीक है। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े ना बच्चों आपको, यहाँ से जैसे ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस जगह तक कितना इसने कवर किया है, दैट, इसका फार्मूला भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी, दैट इज यू जीरो है 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया तो उसका ज्यादा हो जाएगा। तो ये पूछ सकता है आपसे कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, सेम वेलोसिटी से एंटर होते हैं, लेकिन एक का चार्ज ज्यादा है दूसरे का चार्ज कम है, मैसेज सेम है, तो आप ट्रेजेक्ट्री उसकी ड्रॉ करके आपको बतानी पड़े तो करना आना चाहिए, ठीक हो गया जी। अच्छा, एक एक चीज बताता चलो कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 साल पहले तक ये एस का पार्ट होता था, फिर ये A2 में डाल दिया। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम्प्लीटली A2 में है, एस में कोई नहीं है। अब देखें जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप देखें इसमें जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपने क्वेश्चन देखते रहना है कि जी किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, बस इतना ज्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा कि आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूँ। एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेड है और आपको किस तरह अपनी तैयारी इसकी करनी है। देखिए, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है एक रीजन को कहते हैं और जहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये देख लें, इलेक्ट्रॉन इस जगह से इस जगह तक एक्सलरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन ये है टुवर्ड्स लेफ्ट, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो है वो इसी डायरेक्शन में लगेगी। यहाँ से ये एक्सलरेट होता जाएगा, इसकी वेलोसिटी आगे इंक्रीज होती जाएगी, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड होगा। तो एक्सलेशन वेलोसिटीज आपको दी हुई हैं, ये देख लें, मतलब इस तरह का क्वेश्चन है, आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं स्टॉप करके। फिर आप देख लें जी, ये आपके पास फील्ड लाइंस हैं। उसके बाद ये देखें, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जी, ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल हैज इट्स सेंटर पी अ पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड दिस, और दूसरी साइड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। इस पे फोर्सेस की बात करेगा कि इस पे किधर लगेगी, इस पे किधर लगेगी, और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। फिर ये पैरेलल प्लेट्स के बीच में देखें जी, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, और बाकी जो है आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होना चाहिए बच्चों, और डिस्टेंस जो है वो मीटर में होना चाहिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट में आएगी। तो आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये जो है आपके पास ये क्वेश्चन आप देख लें जी, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में होना चाहिए और डिस्टेंस को मीटर में। अब ये ऑयल ड्रॉपलेट है, इसमें इसको ब्रेस्ट पे इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाया गया है, ठीक है। और कैसे लाया जा सकता है, दो फोर्सेस को बैलेंस करके, एक ग्रेविटेशन फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगनी चाहिए, लगती है वेट, और इलेक्ट्रिक फोर्स को ऊपर लगना चाहिए। तो दैट मीन कि वो आपसे पूछ रहा है कि जी फील्ड लाइंस को करें, और उसके अलावा इसका मैथ गिवन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी हो गई, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, तो वो आप
जो है दोनों फोर्सेस को mg इज इक्वल टू ई क्यू करके निकाल देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया जा रहा है तो उसके बाद क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स है इंक्रीज होगी है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो सेम है, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। ठीक हो गया। फिर देख लें अगला क्वेश्चन भी इसी तरह ही है कि चार्ज और ये ड्रॉपलेट। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें बच्चों, इसमें ये दो प्लेट्स हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, डिटरमिन द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ई क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से निकाल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है और साथ में डी पता है, तो उसको यूज करते हुए फोर्स निकाल देंगे। बाकी ये सारी चीजें आपके सामने है, देख लेना। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे भी इसमें भी देख लें, ये दो अपोजिट चार्जेस हैं तो फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी, तो दैट्स वाई जो नेट फोर्स हो ये रोटेट करेगा। नेट फोर्स जो है चूंकि इस चार्जेस मैग्नीट्यूड सेम है, एक फोर्स इधर लगेगी फॉर एग्जांपल, दूसरी इधर लग रही है, तो नेट फोर्स आपके पास क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन नेट मोमेंट जीरो नहीं होगा। फिर हम दिखाना आपको चाह रहे थे, ये देख लें कि इस केस में जो है वो पाथ ऑफ बीटा पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे हैं और ये डिफरेंट पाथ्स में जा रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हुए। यहाँ पे देख लें इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कितनी है, और ये वाई वर्टिकल स्टार्ट में 2 था, अब जो है यहाँ पे ये वाई है तो आपसे पूछेगा कि वाई निकाल दें, ठीक है। इधर भी वही चीज़ है कि जी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एवरीवेयर सेम रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो एप्लीकेबल होंगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बच्चों देखो इसमें क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से हम फील्ड की बात करते हैं, ये पॉइंट चार्ज है। और हमारे यहाँ कैम्ब्रिज में ना मेटल चार्ज स्फीयर की बात की जाएगी। जब भी मेटल चार्ज स्फीयर को की हम बात करते हैं तो चार्ज उसकी सरफेस पे ही लाई करता है, ठीक है। इनवर्ट क्यों नहीं लाई करता है, जब भी उसको अगर मेटल स्फीयर को आप चार्ज करते हैं तो चार्जेस आपस में रिपल्शन की वजह से जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सरफेस के ऊपर। तो लेट्स से ये पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे हम देखें कि जी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपको पता है कि जी इस तरह होंगी, और हमें ये लग रहा होगा कि ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही हैं सेंटर से, तो इसलिए हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है। दूसरी अहम बात, इसमें जो फील्ड लाइंस होती है ना बच्चों, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए हमेशा। अब देखें इस जगह पे फील्ड कुछ और है, इधर फील्ड स्ट्रेंथ कुछ और है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर E1 है, यहाँ पे E2 है, तो E1 E2 सेम नहीं है, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, पॉइंट चार्ज की वजह से जब भी बनेगा। इसमें आपसे ओ लेवल नॉलेज को यूज करते हुए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो दो चार्जेस की वजह से भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए, एंड सो ऑन। सो आगे हम इसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेशन देखेंगे कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे वेरी कर रही है। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस कूलम लॉ की हम बात करते हैं कि जी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर साइन लेट्स से बोथ आर पॉजिटिव, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R। अब देखें अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे बाय द फोर्स, और वो फोर्स जो है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी ना इस लॉ की, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। डिफाइन कैसे करेंगे, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस या इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसमें याद रखना चार्जेस जो है Q1 Q2 कूलम में होने चाहिए, डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, फोर्स फिर न्यूटन में होगी। और ये एप्सिलॉन नॉट जो है बच्चों ये क्या चीज़ है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ठीक है, या वैक्यूम हम बात करेंगे। और हमारे सिलेबस में यहाँ पे डिस्कशन जो है वो चार्जेस के बीच में वैक्यूम ही हम डील करेंगे। अगर कोई और मीडियम डालते हैं तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उससे फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप अपने तौर पे देख सकते हैं कि वहाँ पे उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। तो फ्री स्पेस की लिए इसकी वैल्यू जो है वो ये है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो ये 8.99 इंटू 10⁹9। अच्छा, याद रखो कि ये पेपर के ये आपको याद नहीं करनी बच्चों, ये आपका जो पेपर होगा ना उसके फर्स्ट पेज पे गिवन होगी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये फार्मूला किसी दो चार्जेस के बीच के लिए लगाना आना चाहिए। और अगर आपके पास जो है दो चार्जेस के अलावा दो चार्जेस पड़े हुए हैं और उनके बीच में एक और चार्ज पड़ा हुआ है, तो उस पर भी ये फार्मूला लगाना आना चाहिए कि नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। अगर ये दोनों चार्जेस जो हैं वो अपोजिट हैं तो रिपेल करेंगे, सेम साइन है तो रिपेल करेंगे। और दूसरी बात है, अगर इनका अपोजिट साइन है तो अट्रैक्ट करेंगे। फोर्सेस दोनों सेम होंगी दोनों पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। ये बात इंपॉर्टेंट है। और अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाओगे तो फोर्स डिक्रीज होगी, ये यहाँ से रिलेशनशिप से नजर भी आ रहा है। और अगर चार्जेस को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, आपके पास फोर्स इंक्रीज होगी। इसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपसे कह रहा है कि जी ये Q1 दैट इज Q2, लेट्स से दोनों पॉजिटिव चार्जेस है और बीच में एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है दैट इज स्मॉल q, और लेट्स से ये आपके पास ये भी पॉजिटिव है। तो इस पे जो नेट फोर्स निकालनी है ना वो कैसे निकालेंगे, वो वेक्टर सम को यूज करेंगे। अब देखें इस चार्ज को बच्चों, Q1 को, सॉरी इस Q को Q1 क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेट से उस फोर्स का मैं नाम कर देता हूँ, वो फोर्स इधर लगाएगा दैट इज F1। और Q2 जो है ये भी इसको रिपेल करेगा दैट इज F2। ये फोर्स जो लगती है ना, ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन में लगती है, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में। तो इसलिए जो इनका सम होगा, वेक्टर सम, वो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स आप निकालेंगे F1 माइनस F2। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो वो F1 प्लस F2 होगा। अगर कोई और डायरेक्शन है इनकी, जरूरी नहीं है कि वो इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में हो, फिर आप वेक्टर सम को यूज करेंगे। ये भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, कैम्ब्रिज कुछ भी आपको कह सकता है। लेट्स से यहाँ पे आपके पास एक Q1 है, यहाँ पे Q2 है एंड दैट इज Q3। और वो आपसे कहता है कि जी इस चार्ज Q1 पे, ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, Q1 पे नेट फोर्स निकाल रहे हैं। साइन में हम कह देते हैं लेट्स से ये नेगेटिव चार्ज है। तो आपके पास क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि Q2 जो इस पे फोर्स लगाएगा Q1 पे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इस डायरेक्शन में लगेगी, इसको F2 कह देते हैं। और Q3 जो इस पे लगाया गया फोर्स, वो ऐसे लगेगी। सही हो गया। अब इसके लिए आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और ये R1 आपको गिवन है, और ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लेंगे। उसके बाद जो है नेट फोर्स जब निकालेंगे ना इन दोनों फोर्सेस का, तो उसके लिए आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को यूज करके आप नेट फोर्स निकालेंगे इस केस में, ठीक है हुआ। तो उसकी डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। वो सारा ये इसमें आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इस पे वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। सो कूलम लॉ की स्टेटमेंट आनी चाहिए, बहुत दफ़ा पूछी गई है। कूलम लॉ अप्लाई करना आना चाहिए, कई दफ़ा पूछा गया, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन, अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल लेट से पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन देखना चाह रहे हैं बच्चों। तो ये आपको पता है टेस्ट चार्ज हमेशा हमने पॉजिटिव रखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन इधर होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो दैट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अगर बच्चों ये माइनस चार्ज होता और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात की जाती, तो ये इस पे फोर्स। अब हम देखना ये चाह रहे हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं एक चार्ज की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वो भी फार्मूला आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैसा निकाला गया है कि आपने लेट्स से इस चार्ज की वजह से इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें कूलम लॉ को यूज करते हुए 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्मॉल क्यू ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट चार्ज क्यू, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे आ जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इन्वर्स के लॉ को फॉलो करती है। जैसे आप चार्ज की वजह से अवे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, और जैसे करीब आएंगे इंक्रीज होगी, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा ये भी। अच्छा, इसमें पूरी डिटेल में मेरी वीडियो है कि अगर आपके पास दो चार्जेस जो है वो दो चार्जेस की वजह से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी पड़े तो वो आप कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास लेट्स से ये आपके पास एक चार्ज है, इफ दिस इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, और इस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो क्या होगा। इस चार्ज की वजह से बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, और दूसरे चार्ज की वजह से जो है वो इधर होगी। ठीक है, इधर। सो अभी सॉरी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास है E1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इसी डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो अब इन दो चार्जेस के बीच में किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और दैट विल नेवर बी जीरो, कहीं पे भी जीरो नहीं होंगे। अगर ये चार्जेस सेम साइन के होते तो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अपोजिट डायरेक्शन में होती और एक पॉइंट ऐसा होता कि वो जीरो होती। अब जैसे देखें आपके पास बिटवीन टू चार्ज मेटल स्फीयर्स हैं, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि यार मेटल स्फीयर है ना फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर चार्ज हमेशा इसकी सरफेस पे ही रहेगा। ये क्यों रहेगा, उसकी वजह क्या है कि अब देखें फॉर एग्जांपल आपने इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को जो है रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, नेट चार्ज पीछे पॉजिटिव रहेगा, तो वो आपस में जो है वो रिपल्शन की वजह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस के ऊपर। या अगर आपने इसको नेगेटिवली चार्ज करना है, इस पे इलेक्ट्रॉन डालने हैं आपने, तो फिर क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी सरफेस पे चले जाएंगे। और लेट्स से आपके पास ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हम देखना चाह रहे हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, हम देखना चाह रहे हैं कि कैसे वेरी हो रही है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है एक्स की फॉर्म में। तो इसके ऊपर भी मेरी अलग वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप देखना चाहें ग्राफ्स के डिटेल वीडियो। तो क्या होगा, मैंने आपको पहले बता दिया ऊपर के जी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पे अब क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इसकी वजह से भी टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में होगी, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ठीक है, लेट्स से दिस इज Q1, दिस इज Q2, so that is E1 due to charge Q1, that is E2 due to charge Q2। so दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने देखनी है। तो क्या होगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दरमियान में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी, उससे पहले क्या होगी, जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अब देखें इस चार्ज की वजह से जो है वो टुवर्ड्स टुवर्ड्स लेफ्ट राइट है, और इसकी वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो इसके करीब जो है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस पे अलग वीडियो है, मैंने पहले बोल दिया कि इससे आप देख देख लेना। और ये सरफेस के ऊपर की बात हो रही है, सरफेस से आगे आगे x0 का मतलब आप यहाँ पे स्टैंड कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो वेरी होगी ना वो इस तरह होगी। दैट इज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो जीरो है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे दोनों चार्जेस की वजह से Q1 Q2 की वजह से मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इस पॉइंट से पहले पहले जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव डायरेक्शन बदल जाती है। और ये ग्राफ कैसे है, आप दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को अलग अलग ड्रॉ करके
अब देखें ना, एक की वजह से राइट में है, दूसरी की वजह से लेफ्ट में, एक को पॉजिटिव कहेंगे दूसरे को नेगेटिव कहेंगे, और क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैं अभी फौरन से इधर बता देता हूँ कि एक की वजह से ये और दूसरी की वजह से जो है वो क्या होगी, इधर ऐसे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ऐसे होगी। ठीक है। और साथ में ये भी बताता चलूं कि इसको भी प्लॉट करना आपको आना चाहिए। ये भी, ये ग्राफ जो है ये, अगर मेटल चार्ज स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज जो है उसकी सरफेस पे होगा, और चार्ज सरफेस पे होने की वजह से, लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी वेरिएशन इस तरह की होगी। ठीक है। और अवे फ्रॉम दिस चार्ज होगी, तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, दैट्स वाई। और इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो जीरो होती है। ठीक है। ये भी एग्जामिनर पूछता है कि क्यों जीरो होती है। मेटल चार्ज स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज रखेंगे उस पर नेट फोर्स जीरो होगी। अगर नेट फोर्स फोर्स जीरो है तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है। ठीक है। तो ये ग्राफ आपका नेट का है, और इस पे डिटेल वीडियो दोबारा मैं कहूँगा कि आपने वो देख लेनी है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कोई चार्ज है या अल्फा पार्टिकल है, उसका चार्ज लेट से क्यू है, वो इधर से इधर तक जाता है, तो उस पर फोर्स की वेरिएशन बताए। जब आपको ई की वेरिएशन पता है ना बच्चों, तो फोर्स क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू। तो जहाँ पे ई कम हो रहा होगा वहां पे फोर्स कम होगी, जहाँ पे इस पॉइंट पे ई जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स जीरो होगी। ठीक है। उसके बाद फोर्स की डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगी। अगर किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन की बात करेगा, फोर्स यहाँ से आएगी। फोर्स अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता है जी इस डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन बताएं इस चार्ज पार्टिकल को, तो एक्सेलरेशन न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करके करेंगे। फोर्स आपको यहाँ से आ जाएगी, ई यहाँ से नोट कर लेंगे क्या है, और चार्ज इसका पता है तो फोर्स पता चलेगी। फोर्स पता है तो फिर आप क्या निकाल लेंगे, फोर्स पता है तो फिर आप वो कर लेंगे, इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। इसी पे मैं आपको जो है वो पास पेपर की सिचुएशंस भी दिखाऊंगा, बल्कि अभी दिखा देता हूँ आपको। अब देखें जी, जैसे आपको ये, हाँ जी, ये बच्चों मैं आपको बता रहा था कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखें, ये न्यूटन लॉ, सॉरी कूलम्स लॉ का देख लें, स्टेट कूलम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। और फिर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स कैसे डिक्रीज होगी। ठीक है। फोर्स कैसे करनी है, तो आप जब डिस्टेंस आ रहा है तो उसने कहा जी फोर्स क्या है, एफ सी है। और जैसे डिस्टेंस डबल कर दोगे तो फोर्स वन फोर्थ हो जाएगी। ठीक है, 0.25 एंड सो ऑन, थ्री पे क्या होगी, 1/9 हो जाएगी। ये आपको करना आना चाहिए। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ है, देख लें। एक मेटल, आइसोलेटेड मेटल स्फीयर हैज रेडियस आर, और इसका चार्ज पॉजिटिव क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ड्रॉ करना है। तो सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी, उसके बाद जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सरफेस पे ई है, तो अगर डिस्टेंस डबल कर दोगे ना बच्चों तो E/4 हो जाएगी। ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है। मैं इतना मतलब टाइम आपका ज़ाया नहीं करना चाह रहा, तो ये अगर यहाँ पे ई है तो क्या होगा, डिस्टेंस आपने क्या है, डबल किया है, तो फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू वन फोर्थ हो जाएगी, 0.25। तो इस जगह पे इसकी वैल्यू ये होगी। ये कुछ इस तरह का बिहेवियर आपने शो कराना, आगे भी आपने, और बीच में यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू, सॉरी, जीरो होगी। ये लें। इस तरह जो है आपने इसका ग्राफ प्लॉट कर देना है।
फिर आपसे जो है वो अगली बात कर रहे हैं कि जी ये दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं और उसकी प्लॉटिंग की भी बात कर रहे हैं। ये दो चार्जेस के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उसने प्लॉट करके दिया हुआ आपको। और उसने कहा है कि जी प्रोटॉन है जिसका, प्रोटॉन का आपको पता है, मैस भी पता है, चार्ज भी पता है, ये x = 5 पे है। ठीक हो गया। प्रोटॉन इज एट x = 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या है, यहाँ से रीड करनी है अपने। तो उसने कहा है जी एक्सेलरेशन निकाल दें इसका। एक्सेलरेशन निकालना कोई इश्यू नहीं होगा अब आपके लिए। उसके बाद कहता है कि जी स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये अभी रिलेशनशिप बताया नहीं, आगे जाके बताऊंगा। ये देख लें, ये दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बना, एक की वजह से ड्रा किए, दूसरे की वजह से ड्रा किए। अब आपसे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कैसे होगा। तो इस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। मतलब पास पेपर का मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे इसकी वेरिएशन होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन होगी बच्चों, कि जी आपके पास वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, EP = 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्मॉल क्यू ओवर आर। डेफिनेशन क्या है कि आपके पास ये फॉर एग्जांपल चार्ज क्यू है, इस क्यू को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। और अब देखें, इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर आपके पास बच्चों, ये बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, अगर आपके पास चार्ज जो है वो दोनों पॉजिटिव हैं, जिस क्यू और दूस Q1 Q2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। अब देखें, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव होगी। अगर सेम साइन के चार्जेस होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, सेम साइन, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और जैसे आर आपका इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। तो दो पॉजिटिव चार्जेस को जैसे आप दूर लेके जाएंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो क्या होगी, वो डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है। और जैसे इनको करीब लाएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। और अगर दोनों चार्जेस फॉर एग्जांपल डिफरेंट साइन के, ये प्लस है और दूसरा जो है वो माइनस है, वाइस वर्सा कोई भी हो सकता है, तो अब मैं इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज है, फिर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस इक्वेशन को देखें तो नेगेटिव होगी। और अब जो है अगर आपके पास जो है वो आर इंक्रीज करोगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया तो फिर क्या होगा कि जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, जैसे आप आर को इंक्रीज करोगे तो वो क्या होगा, लेस नेगेटिव होता जाएगा, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना। सो ये इंपॉर्टेंट चीज, कंक्लूजन ये है कि सेम साइन के चार्जेस को दूर लेके जाओगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और उनको करीब लाओगे ना तो फिर उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। और अपोजिट साइन को, साइन के चार्जेस को आप जो है जितना दूर लेके जाओगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। जैसे अर्थ और मैस का है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात है कि एक मैस को अर्थ से दूर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास इंक्रीज होती जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी पे क्या होगी, जीरो होगी दोनों सूरतों में। ईपी इज जीरो एट इंफिनिटी। ठीक है। और ग्राफ ग्राफ आप सोच सकते हैं कि जी दोनों
पॉजिटिव चार्जेस होंगे दोनों। तो इसका ग्राफ जो है ई पी का वो इस तरह का होगा। सॉरी, ये तो अगर ये बताया जाए कि ये किस तरह के चार्जेस हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ के मुताबिक ये वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब Q1 Q2 डिफरेंट साइन के। और अगर पोटेंशियल एनर्जी इस तरह की है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास चार्जेस जो हैं वो सेम साइन के। अच्छा, दूसरी अहम बात कि अगर आपके पास ये चार्ज है Q1 एंड दैट इज Q2, और ये इन्फिनिटी से आपने इसको लाना चाह रहे हैं टुवर्ड्स दिस चार्ज। अब आपको पता है कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। अगर यहाँ से आपने रेस्ट पे छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे ही आगे आता जाएगा इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, अगर आपसे पूछता है यहाँ पे इसकी स्पीड बताएं, तो क्या होगा, कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे? आप देखिए इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। मैंने पहले बात बताई थी कि जब दो अपोजिट साइन के चार्जेस करीब आ रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, यहाँ पे रेस्ट से आया है तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा, या आप कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट ए एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इन्फिनिटी पे सेम ही होगी। तो दोनों की एनर्जीज टोटल को ऐड करके इक्वल कर दें, या लॉस ऑफ वन एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ अदर एनर्जी। सो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो लॉस है वो क्या होगा, इन्फिनिट पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आप आज ही देखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये है, दोनों के साइन डिफरेंट है तो इसलिए माइनस साइन लगा दिया बाय। तो इसलिए जो लॉस होगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा वो यहाँ पे जीरो थी, तो लॉस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर। तो इस तरीके से आप स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी। अब दूसरे केस में आप देखें, लेट्स से दिस इज Q1, दिस इज Q2, दोनों सेम साइन के है ना। अब इसको इन्फिनिटी से, इस चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से इसकी तरफ Q1 की तरफ लाने के लिए ना आपको स्पीड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। रिपल्सिव फोर्स की वजह से आप रेस्ट पे छोड़ेंगे तो यहाँ से नीचे नहीं आएगा इसकी तरफ Q2। तो इस केस में आपने काइनेटिक एनर्जी इसको दी है, तो जैसे ये इसकी तरफ आएगा इसकी स्पीड स्लो होगी। अगर आपने यहाँ पे स्पीड निकालनी है V1, तो V1 विल बी लेस देन दिस V। और इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है। ठीक है, सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv² माइनस V1²। ये ऐसा ना करना कि V माइनस V1 होल स्क्वायर कर दें। और जो पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, और गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जीरो है, और इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर है। सो आपके पास जो गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर। ऐसी भी सिचुएशन दी गई है कि आपको स्पीड निकालनी पड़ रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस इज 1 कूलम, from infinity to, that's this is infinite point, from infinity to a point inside electric field। सो इसका फॉर्मूला जो बनता है बच्चों, वो बनता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस Q ओवर आर। या पोटेंशियल एनर्जी में इस चार्ज Q की, ये 1 कूलम नहीं होता था, कोई भी चार्ज हो सकता है। सो पोटेंशियल में क्या होगा, वो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो वर्क डन टू ब्रिंग दिस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट है। सही है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R होता है। सही हो गया। अब देखें, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सो जूल पर कूलम, ये स्केलर क्वांटिटी है, और चार्ज पॉजिटिव होगा
तो पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते जाओगे पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा और इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और अगर चार्ज आपके पास नेगेटिव होगा तो ये आपके पास इस क्यू की वजह से ये आपके पास माइनस आ जाएगा। तो हम पोटेंशियल के वैल्यू के देख के उसको हम बता सकते हैं कि चार्ज आपका पॉजिटिव था या नेगेटिव था। मैं दोबारा बताता हूँ कि इसकी डिटेल वीडियो है ग्राफ्स की, अब मैं इधर इतना ज़्यादा इस पर वक्त नहीं ज़ाया करना चाह रहा, ठीक है। और दो चार्जेस की वजह से अगर ये आपके पास Q1 है, ये आपके पास Q2 है, और इधर पोटेंशियल निकालना चाह रहा है, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, इसको स्केलर की तरह ऐड करना है। लेट्स से दैट इज R2, दैट इज R1। सो लेट्स से दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इस Q1 की वजह से बच्चों जो होगा वो क्या होगा, 1/4πε Q1/R1। ये भी पॉजिटिव, और Q2 की वजह से क्या होगा, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का सम होगा 1/4πε0 Q2/R2। अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव होंगे Q1 Q2, पोटेंशियल ओवरऑल इस पॉइंट पे नेगेटिव ही होगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पोटेंशियल जो है उनका, फॉर एग्जांपल एक का +5 है दूसरी की वजह से -3 है, तो नेट पोटेंशियल जो होगा आपका 2 होगा, और इसकी यूनिट होगी जूल पर कूलम। बाकी ग्राफ आप देख लेना कि इसी से आप यहाँ से देख लें, थोड़ा क्विक समरी के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपके पास लेट्स से ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फीयर है, तो इसका जो पोटेंशियल का ग्राफ होगा वो ऐसे होगा। ये मैं किस बेस पे कह रहा हूँ बच्चों, ये यहाँ से जैसे आर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और अंदर पोटेंशियल क्या है, इस पे थोड़ी देर बाद बात होगी, मैं बता दूंगा कि ये अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कांस्टेंट है, थोड़ी देर बाद इसकी रीजन पता चलेगी क्यों कांस्टेंट है, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इन्फिनिटी पे जीरो। अगर ये चार्ज माइनस में होता, तो यहाँ से ही बता देता हूँ, माइनस में होता ये चार्ज तो इसका पोटेंशियल ऐसे होता। और अगर आपको इस साइड पे भी निकालना पड़े ना, तो फिर भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए ऐसे। ये नीचे वाला माइनस चार्ज के लिए, ऊपर वाला प्लस के लिए। और नेट नेट पोटेंशियल के ग्राफ जो है आप देख लेना वीडियो डिटेल्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड स्ट्रेंथ में क्या फर्क वो है, आपको पता है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो है 1/4πε0 Q/R², और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना बच्चों 1/4πε0 Q/R। अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, V इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q r⁻⁻1। अगर आपने मैथ पढ़ी हुई है तो डिफ्रेंशिएशन आपको पता, नहीं पढ़ी तो जरूरी नहीं है, ये प्रूव करना हमारे उसमें नहीं है। सो मैं dV/dr कर लेता हूँ, r⁻⁻1 है, तो ये कांस्टेंट है 1/4πε0 Q r⁻⁻1, नीचे आ जाएगी r⁻⁻2 डिफ्रेंशिएशन। सो ये बन जाएगा 1/4πε0 Q/R²। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना बच्चों, ये चीज जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बन रही है, यहाँ से देखिए। सो ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो हम ये लिख सकते हैं कि जी ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये माइनस साइन अगर मैं इधर लेके आता हूँ, सो आपके पास है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V टाइम ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डेल्टा डेल V ग्रेडियंट के बराबर होगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट लें और उसके साथ नेगेटिव साइन लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड आएगा। इसके भी अब देखिए इसी रिलेशनशिप के मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेटल चार्ज स्फीयर के अंदर जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जो है वो
कांस्टेंट का ग्रेडियंट जीरो होता है। तो इसलिए ये जो चीज़ बनाई थी ना, अब आपको इसकी रीज़न पता चल गई होगी कि ये क्यों कांस्टेंट रखी थी। ठीक है, ये यहाँ पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, और दैट्स वाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी इसमें अहम बात कि जी, अगर इसमें ना अब आपको काफी सारे वो क्वेश्चन दे सकता है भाइयों, इसके लिए मेंटली आपको तैयार रहना पड़ेगा कि वो ग्राफ दे सकता है, कुछ दे सकता है, वी का ग्राफ देगा, वो कहेगा ई ई निकालें। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल छोटी सी आपको समझाने के लिए यहाँ करा देता हूँ। बाकी आप ये आर, ये वी का ग्राफ है बच्चों। लेट्स सही है, मुझे क्या निकालना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इधर तक इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट, और ग्रेडियंट कांस्टेंट उनका मतलब ई कांस्टेंट, और ग्रेडियंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ई क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ई नेगेटिव। और इस पार्ट में ग्रेडियंट जीरो, तो इसका मतलब ई जीरो। अब आप इसमें अज्यूम करें कि किसी तरह का भी वो ग्राफ आपको दे सकते हैं। तो ये कोई समरी है इसमें, कूलेम लॉ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका अगर आप इसका ग्रेडियंट लें, नेगेटिव ग्रेडियंट लें इसका, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगा। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर लें, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इस चैप्टर के हवाले से। और अगर थोड़ा सा इसको मैं आपको इसके क्वेश्चन थोड़े दिखा दूं, ये देखिए बच्चों, ये देखें जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछी है, फिर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ है, और मेटल स्फीयर की वजह से, पॉजिटिवली चार्ज की वजह से। ठीक है, अंदर नहीं बनाया इसने, सरफेस से आगे आ गई। तो उसने पूछा है कि जी, रेडियस वन से ज़्यादा, रेडियस वन से ज़्यादा नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वजह यह है कि वन के ऊपर देखें, उसके सरफेस से आगे अगर पोटेंशियल देखते हैं तो वो डिक्रीज इस तरह वेरी करता है, और इन साइड जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। चार्ज, अच्छा जी, चार्ज कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। ये देख लें सारे क्वेश्चन, डिफाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्रा की हुई है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों चार्जेस सेम साइन के, अपोजिट साइन के, ये आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। फिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, चार्ज मेटल स्फीयर की वजह से इन साइड कांस्टेंट, और आगे ये डिक्रीज हो रहा है। और आपको पता है कि आप देख के बता सकते हैं कि इसका पोटेंशियल जो है वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे पूछ रहा है, तो ठीक है, नजर आ रहा है सरफेस का मतलब यहाँ पे है। ये भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर मैंने बोला कि जी, दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके अलावा वीडियो आप देख लेना। अब ये नेट पोटेंशियल है, इसका मतलब ये चार्ज आपका पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, तो नेट पोटेंशियल ऐसा बन रहा है। ये देख लें, ये दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। नेट नेट पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉ करना पड़े, तो पॉइंट बाई पॉइंट आपने ऐड करना है, तो ऐसा पोटेंशियल बनेगा। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है दूसरी वीडियो में। इधर भी पोटेंशियल का ग्राफ, ये नेट पोटेंशियल का ग्राफ है, तो इससे भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, आपको पता है। और पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वेरिएशन को क्वालिटेटिवली बयान करें, तो over here gradient is maximum, gradient decreases and gradient becomes zero over here, then gradient increases but the sign of gradient changes, so जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी डायरेक्शन बदल जाती
ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, देख लें। दिस इज नेट ग्रेविटेशन, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इस पे भी वही क्वेश्चन, दैट इज आल्सो नेट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखें, inside the charged metal sphere E is zero, then that is net electric field strength, and you can easily conclude के the sign of these charges कैसे होने चाहिए, दोनों सेम साइन के होंगे, that's why electric field strength जो है वो between zero होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉ करना है, इसमें देख लें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर बच्चों यहाँ पे देख लें आप, ये भी पोटेंशियल का ग्राफ ड्रा करना है। पोटेंशियल के के बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का करना है। हाँ, अब नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, तो यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो। यहाँ पे ग्रेडियंट आपके पास नेगेटिव है और डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव होगा और वो आपका डिक्रीज हो रहा होगा, तो ड्रॉ करना आना चाहिए। ये ये जो आइडिया मैंने आपको बता दिया था, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे इसकी तरफ आएगा स्पीड इसकी क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी। वो पूछना चाह रहा है कि जी ये सरफेस पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ठीक है, वही लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्पीड को जीरो करके देख लें किस डिस्टेंस पे जाके हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो था इस चैप्टर का, सारी मैंने क्विक समरी बता दी आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये नेट पोटेंशियल की बात करे दो चार्जेस के बीच में, सही है, किसी भी पॉइंट पे। और इसमें आप देख लें दो चार्जेस हैं, और ये एक दूसरे की तरफ आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनकी लूज हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इंक्रीज हो रही होगी।